नमो बुद्धाय। जय भीम साथी। और कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी है। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू हमारा क्लास जो है सीटेट के लिए चल रहा है। आज ही हमारा होने वाला है 39वां क्लास। ठीक है, इसके पहले जितने भी सारी क्लास हुई हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले जो पिछला हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दूर अब नहीं रह गया है। तो अगर आपके पास नोट्स रहेगा तभी आप प्रिपरेशन करके दोबारा जा सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले नोट्स आपके पास होने चाहिए, कि एग्ज़ाम के पहले एक बार रिवाइज़ कर लें। और नोट्स अच्छे से बनाइए, प्रॉपर बढ़िया से बनाइए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको सुपर टेट में भी काम करेगा। KVS, NBS, DSSS, इस सारे एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, क्योंकि पेडागोजी सबका एक ही होता है, अलग अलग तो होता नहीं है। तो इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी यहाँ से आप बना लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट में पर्यावरण शिक्षण की नीति। पर्यावरण शिक्षण की नीति क्या है? मतलब पर्यावरण शिक्षण की जो नीति है, इसमें कैसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए और कैसे बालक को पढ़ाना है, कैसे बालक के पक्ष के बारे में बात करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात की जाएगी। इसको बारी बारी से कुछ पॉइंट हमने नोट किया, इससे ज़्यादा भी पॉइंट हो सकता है, जितना हमको मिला उतना हमने नोट कर लिया। ठीक है, जहाँ तक हमको लगता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो कह रहा है कि जो भी आप सब्जेक्ट बना रहे, जो भी विषय हो, वो बालक के मानसिक क्षमता के अनुरूप, उसके कक्षा के अनुरूप, उसके उम्र के हिसाब से उसकी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, जिसमें और उसके रुचि के हिसाब से उसकी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। तो बालक को ध्यान में रखते हुए जो भी पाठ्य पुस्तक तैयार की जाएगी उसे हम कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। तो कैसे होनी चाहिए? विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक को केंद्र में रख के होनी चाहिए। अगला कह रहा है रटकर सीखने पर जोर न दें। एनसीएफ रटने पर जोर देता है। एनसीएफ क्या कहता है? रटने के लिए मना करता है। मतलब जो भी पाठ्य पुस्तक होगी उसमें रटने पर जोर नहीं देना। आप अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको रटने पर जोर नहीं देना है, बल्कि उसको गतिविधियों के आधार पर जोड़ के सीखने, मतलब गतिविधियों के आधार पर जोड़ कर आपको क्या करना है? सिखाना है, समझाना है, और उसके अंदर एक सृजनात्मक सोच विकसित करनी, जिससे वो कुछ लाइफ में बेहतर कर सके, या जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसमें और भी बेहतर वो कर सके। तो विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए और रटने पर जोर न देने वाली हो। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के, हमने बताया ना कि जो भी बालक है उसकी मानसिक क्षमता के अनुरूप उसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। पता चला कक्षा 2 का बालक है तो उसके अनुसार न होकर कक्षा 4-5 की बुक उसको पकड़ा दी जाएगी, तो जिससे क्या वो पढ़ नहीं सकता, वो पढ़ाई छोड़ के बीच में ही चला जाएगा। तो बालक की जो मानसिक क्षमता, जो उसके सोचने समझने की जो शक्ति है, उसके अनुरूप ही आपको क्या है? पाठ्य पुस्तक तैयार करनी है। आपको उसके अनुरूप ही शिक्षण विधियों का यूज करना है। बात समझ में? तो आगे अगला हमारा क्या है? चौथा हमारा क्या है? चौथी पॉइंट ये कह रहा है प्रश्न पूछने व खोज करने का अवसर दें। मतलब बालक को आज़ादी होनी चाहिए कि वो आपसे वार्तालाप कर सके, आपसे अंतःक्रिया कर सके और आपसे प्रश्न वो पूछ सके, उसको आज़ादी होनी चाहिए। अगर बालक को आज़ादी नहीं होगी तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उससे कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, वो आपसे पूछेगा नहीं। तो आपको क्लास में मारना नहीं है, डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, ठीक है, उसकी बुराई नहीं करनी है। तो ये सब अगर आप करेंगे, उसको हमेशा डांटेंगे, मारेंगे, फटकारेंगे, पीटेंगे, तो वो उसके अंदर जो भी चीज़ें है, जो भी उसका कन्फ्यूज़न है, वो आपसे पूछेगा नहीं। और जब तक कन्फ्यूजन पूछेगा नहीं तब तक वो क्या है? और आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बालक को उस आज़ादी होनी चाहिए कि जिससे वो आपसे खुल के बातें कर सकें, आपसे प्रश्न पूछ सकें, अपने सवालों को आपसे पूछ सके और उसका आंसर जान सके। तो क्या कह रहा है कि प्रश्न पूछने व खोज करने का अवसर दें। मतलब नए नए कार्यों में, नए नए गतिविधियों में उसको शामिल करें, करके सीखने पर वो क्या करना है? जोर देना है। कोई भी चीज़ आप सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसके इन्वायरमेंट से जोड़ के गतिविधियों के आधार पर सिखाने पर आप जोर दीजिए, जिससे उसके अंदर सृजनात्मक सोच विकसित होगी, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा। अगला पांचवा हमारा क्या कह रहा है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जोड़ने वाली। मतलब ये कह रहा है कि जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक होगी, जो भी EVS की पाठ्य पुस्तक होगी, उसमें समाज के साथ साथ संस्कृति, सभ्यता और हमारे देश की जो रीति रिवाज है सबको समाहित करने वाली हो। उसके आधार पर बालक अलग अलग धर्म जाति के बारे में उस जानेगा। और यहाँ पे धर्म क्या है, जाति क्या है, लैंगिक विविधता, इन सब सारी चीज़ों के बारे में वो
तो कह रहे हैं प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक में जितनी सारी चीज़ें पाई जाने वाली हैं उसके आसपास पड़ोस में वो उस बुक में विद्यमान होनी चाहिए, एवं सामाजिक संस्कृतियों से जोड़ने वाली हो, मतलब वो समाज से हमारे क्या हो, जोड़ने वाली हो, हमारे जो भी हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ें उससे क्या हो, जोड़ के चलने वाली हो, ऐसी पाठ्य पुस्तक का निर्माण आपको करना है। अगला कह रहा है कि आपको जो है ना परिभाषाओं, कठिन शब्दावलियों, अमूर्त अवधारणाओं का प्रयोग न, मतलब जो भी आप किताब बनाए उसमें कठिन शब्द नहीं होनी चाहिए, परिभाषाएं नहीं होनी चाहिए, रटने पे जोर नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसी बुक जिस भी बुक और अमूर्त अवधारणाओं का प्रयोग ना हो, अमूर्त मतलब जिसके बारे में ना पता वो अभी ना हो। तो छोटे स्तर पे बालक को मूर्त चीज़ों को दिखा के क्या करना है, हमको आगे लिख जाना है। तो अगला कह रहा है कि हस्तपरख, मतलब जो भी किताब हो, किताब में जो भी सारी चीज़ें हों उसमें ज़्यादातर जो कि हस्तपरख क्रियाकलापों एवं सामूहिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने वाली हो, मतलब करके सीखने पे जोर देने वाली हो। जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक होगी या तो जो भी कार्य आप करवाएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बालक को क्या करेंगे, शामिल करेंगे और करके सीखने पे क्या करेंगे, आप जोर देंगे। गतिविधियों के आधार पर सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, जोर देंगे और गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, शामिल करेंगे अपने शिक्षण विधि में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगला हमारा है यहाँ से 8वां, कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक व शिक्षकों को एकमात्र ज्ञान के रूप में प्रयोग करने, मतलब आप अध्यापक हैं या जो भी पाठ्य पुस्तक केवल बस ज्ञान देना ही उद्देश्य नहीं है। आपको जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसके परिवेश से जोड़ के दीजिए, उसके समाज से जोड़ के दीजिए और उसको आप इस तरीके से डेवलप करिए, उसके अंदर आप एक ऐसी अवधारणा पैदा करिए जिससे वो अपने डेली लाइफ में आने वाले समय में उसे वो यूज कर सके। तो आप तो रोजगार परक कह सकते हैं कि जो भी शिक्षा आप देंगे रोजगार परक हो, उसके दैनिक जीवन में उसे लाभ दे और वो भविष्य में कुछ बेहतर करने के लिए उसको अंदर से शक्ति प्रदान करें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि किताबी ज्ञान किताब तक ही सीमित, बाहरी तो जो भी किताबी ज्ञान है उसके बाहरी जीवन से जोड़ के आपको पढ़ाना है। एनसीईआरटी इस पर जोर देता है कि जो भी किताब में जो भी चीज़ें विद्यमान हैं उसको उसके बाहरी जीवन, उसके आसपास पड़ोस से जोड़ के क्या करना चाहिए, गतिविधियों के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। अगला कह रहा है हमारा कि परिवार, समुदाय, समाज व समाचार पत्र के माध्यम से सीखने को क्या दें, बढ़ावा दें। तो क्या कर रहा है कि इस परिवार से भी, समुदाय से भी, समाज से भी और समाचार पत्र के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। जो भी हमारी बुक होनी चाहिए वो क्या है, परिवार से भी सीखने के लिए, समुदाय, समाज, समाचार पत्र के माध्यम से सीखने पे क्या करें, बढ़ावा दें। अगला हमारा पॉइंट है कि जो भी उसमें चीज़ें हों वो उसके वास्तविक घटनाओं और दैनिक जीवन के समस्याओं का समावेशन, मतलब जो भी चीज़ें हैं तो उसके लाइफ में क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, उस बुक में उसका समावेशन होना चाहिए। जो भी किताब है, जो भी पाठ्य पुस्तक है, जो भी आप शिक्षण विधि का यूज कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उससे उसके दैनिक जीवन में लाभ होना चाहिए। उसके दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसके वास्तविक घटनाओं से जुड़ क्या करना है, उसे पढ़ाना है। अगला कह रहा है कि जो भी शिक्षा हम देंगे उसमें भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने वाला चाहिए। जो भी शिक्षा देंगे उसमें क्या भय नहीं होना चाहिए, आप पूर्वाग्रह से मुक्त हो। ये नहीं कि केवल लड़कियां सीख सकती हैं, ये केवल लड़के ही सीख सकते हैं, ये केवल अमीर वर्ग के लोग सीख सकते हैं, ये केवल गरीब लोग के सीख सकते हैं, या कोई मानसिक शारीरिक किसी तरह से कमज़ोर है तो उसके लिए अलग अलग वर्ग होना नहीं चाहिए। सबके लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए जिसे समावेशन या समावेशी शिक्षा। अगला कह रहा है कि बालक के बोलचाल की भाषा, हमने बताया ना कि एनसीईआरटी कहता है कि बालक की बोलचाल भाषा या स्थानीय भाषा या उसकी मातृभाषा में सिखाया जाना चाहिए। जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं बालक को केंद्र में रख के उसकी मातृभाषा, उसकी स्थानीय भाषा, उसकी बोलचाल की भाषा के माध्यम से आपको पढ़ाना है। तो ये तो था हमारा पर्यावरण शिक्षण की नीति। ये सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमको लगता है मिल जाएगा आपको एग्जाम में। पर्यावरण शिक्षण के 5 ई क्या है कि अगर एक शिक्षक होने के नाते अगर आप टीचर हैं तो आपको ये जो 5 ई है इसका आपको विशेष ध्यान देना चाहिए पढ़ाते समय। जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो बालक के सामने एक समस्यात्मक वातावरण पैदा करिए और उस समस्यात्मक वातावरण में उसको क्या करिए, शामिल करिए। पहला ही क्या कहता है, एंगेज मतलब उसको शामिल करिए। एक्सप्लोर, फिर उसको खोजने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए उसे अवसर दीजिए। फिर कह रहा है एक्सप्लेन, फिर उसकी व्याख्या करने के लिए कहिए उससे, या फिर आप उसकी व्याख्या करिए, पहले उसको शामिल करिए, फिर उसके साथ आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, फिर उसकी व्याख्या करिए, उसे व्याख्या करने की अनुमति दीजिए, मतलब आज़ादी दीजिए। फिर इसके बाद इलेबोरेट मतलब परिष्कृत वर्णन, फिर उसका वर्णन कीजिए छोटे छोटे पाठ को कि नहीं ये क्या है, किस लिए है, कैसे है, क्यों है। फिर इसके बाद क्या होगा, लास्ट में मूल्यांकन। तो 5 ई का मतलब याद रख लीजिएगा। पहले एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट
और एवेल्यूएशन, ये 5 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ें समझ में आ गई। पर्यावरण शिक्षण क्या है, पर्यावरण शिक्षण के 5 ही क्या है, कुछ महत्वपूर्ण 2-4 शब्द हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फिर इसके बाद ये पर्यावरण शिक्षण आज ही हमारा लगता है कि आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं आगे क्या है। और थोड़ा सा आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इकाई योजना और पाठ योजना में क्या अंतर है। यहाँ से क्वेश्चन जल्दी आता नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये लास्ट है हमारा टॉपिक, इसके बाद बंद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी। ये कह रहा है कि मॉरिस द्वारा, ये मॉरिस द्वारा दिया गया है और ये हर्बर्ट द्वारा दिया गया है। हर्बर्ट द्वारा दिया गया है पाठ योजना और मॉरिस द्वारा दिया गया है इकाई योजना। इकाई योजना में क्या होता है भैया कि इकाई योजना में इसका स्वरूप व्यापक होता है। व्यापक मतलब इसका स्वरूप जो होता है बहुत बड़ा होता है। व्यापक का मतलब हम कह सकते हैं जैसे मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन एक व्यापक होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये मूल्यांकन है और ये क्या है, मात्रात्मक है। ये मूल्यांकन है, ये मात्रात्मक, ये कह सकते हैं। मूल्यांकन में क्या होता है कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि इसमें क्या होता है, केवल मापन होता है। तो ये कहेंगे कि मॉरिस द्वारा इकाई योजना दी गई है और हर्बर्ट द्वारा पाठ्य योजना दिया गया है। इसका स्वरूप व्यापक होता है, जबकि इसका स्वरूप क्या होता है भैया, संकुचित। संकुचित मतलब एकदम थोड़े में होता है, संकुचित मतलब थोड़े में, व्यापक मतलब बड़े स्वरूप में। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि संपूर्ण विषय को बहुत कम भागों में बांटता है। ये जो पूरा सब्जेक्ट है उसको बहुत कम भागों में बांटता है, जबकि विषय वस्तु में अनेक पाठ होते हैं। जो विषय वस्तु का मतलब हो गया साइंस की बुक, और साइंस की बुक के अंदर कई चैप्टर। और ये क्या होता है कि विषय से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, इन्वायरमेंट, ये सब क्या हो गया, विषय हो गए। अब विषय के अंदर जो दी जाती है वो क्या होता है, पाठ। तो ये कह रहा है कि बहुत कम भागों में बांटता है। ये विषय जो है बहुत कम भागों में विभाजित होता है, जबकि पाठ क्या होता है, बहुत ज़्यादा भागों में विभाजित होता है। ये कह सकते हैं कि जो विषय है, विषय का एक छोटा अंग हमारा क्या कहलाएगा, पाठ। विषय के अंदर ही हमारा पाठ आएगा। और पाठ को क्या है, विषय वस्तु में अनेक पाठ होते हैं, वास्तव में पाठ योजना इकाई का एक छोटा अंग है। तो यही कहेंगे कि विषय तो बहुत बड़ा है और विषय के अंदर जो है वो क्या है, पाठ है। तो इसका मतलब मॉरिस जो दिए पाठ योजना और विषय योजना, और इसे कह सकते हैं कि हर्बर्ट ने क्या दिया, पाठ योजना। अच्छा, इसमें क्या होता है भैया, इसमें कह रहा है कि मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करता है। मतलब मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करता है। जैसे होता है केमिस्ट्री में फलाद में इतना पाया, फिजिक्स में इतना, साइंस में, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग मूल्यांकन का एक आधार पैदा करता है। और ये क्या करता है कि मापन के लिए आधार पैदा करता है। किसके लिए, मापन के लिए, कि किस चैप्टर से कितना कितना हम नंबर पाए हैं, इसका ये आधार बताता है। जैसे हमने बताया ना प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, तो प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए मैं बताया नहीं, बता दे रहा हूँ। जब भी प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है तो प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए ऐसे हम क्या करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं। ऐसे क्या करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं। पहला चरण क्या होता है, मॉडल तैयार करना। मॉडल तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, उस मॉडल के अंदर जो भी क्वेश्चन होता है, एक तरफ क्वेश्चन का नंबर देते हैं, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लेना है, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लेना है और किस क्वेश्चन पे कितना नंबर अंक देना है। ऐसे एक हम क्या है, मॉडल तैयार करते हैं। उसके बाद हम पेपर क्या करते हैं, परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। फिर इसके बाद पेपर हम लेते हैं। तो जिस चैप्टर जो जिस हिसाब से इंपॉर्टेंट रहता है, उस हिसाब से उस चैप्टर में उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं और उस क्वेश्चन पे एक अंक क्या करते हैं, हम आधारित करते हैं। अगला यह कह रहा है उचित संगठन को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब एक संगठन को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें क्या है, प्रस्तुतिकरण, मतलब कैसे कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है उसके बारे में अधिकरण, प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये था हमारा इकाई योजना और पाठ योजना। इकाई योजना मॉरिस द्वारा है, पाठ योजना हर्बर्ट द्वारा है। ये कह सकते हैं कि ये जैसे हमने शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में पढ़ा है, तो भैया जितनी भी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं, चाहे वो शिक्षण सहायक सामग्री मैथ की हो, चाहे आपका हिंदी का हो, वो सब में काम करेगा। जो मापन और मूल्यांकन सबका सेम है, सब में काम करेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो सब में कॉमन है, तो जो जिसके अंतर्गत आ रही थी उसको हम उसके अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। आपको सभी को पढ़ना है। ये नहीं कि हिंदी का पढ़ लिया तो हिंदी में काम करेगा, इन्वायरमेंट का पढ़ लिया तो इन्वायरमेंट में काम करेगा, मैथ का पढ़ लिया तो मैथ में काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरी कंप्लीट पेडागोजी पढ़नी होगी। तो जितना ज़्यादा तो है नहीं, 20-20 मिनट का वीडियो है। आप लोग चाहेंगे तो एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो पढ़ेंगे तो भी 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये पूरी कंप्लीट पेडागोजी आपकी, ये कंप्लीट पेडागोजी एक तरह से हो गई। साइंस हो, मैथ हो गया,
हिंदी हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। तो अब हमारा बच्चा है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को हम अलग से प्लेलिस्ट बना देते हैं, उसमें अलग से उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहले पियाजे पढ़ेंगे, फिर वाइगोस्की, फिर धीरे 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 जितने भी पिछड़े वर्ग के बालक और मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, इन सबको हम धीरे धीरे एक तरफ से करके पढ़ेंगे। तो कल से जो हमारा होने वाला है, अब ये तो 39 हो गया, अब जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक तरफ चलेगा पर्यावरण और एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी। दोनों वीडियो, दो वीडियो डेली आपको मिलेगा और पर्यावरण भी 2-4-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। उसको पहले हम राज्य वाइज देखेंगे, पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद जो चैप्टर वाइज है चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। पहले राज्य वाइज पढ़ा दें कि कहाँ कहाँ के कौन कौन सी चीज़ें कैसे फेमस हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन राज्य की तरफ से दिया जाता है कि कौन सा राज्य में कौन से फल, कौन से खाना और झोपड़ी, ये सब कैसे किसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज ये चीज़ें आपको पूरी कंप्लीट समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पिछला वीडियो पूरा कंप्लीट आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।